Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की गहरी विवेचना शुरू करने से पहले हम उन सभी श्रोताओं को एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं जो हमारे काम को पसंद करते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो कृपया सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब करके और पेड मेंबरशिप में शामिल होकर समर्थन दें। आपका छोटा सा योगदान हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट लाते रहने में मदद करता है। और हाँ, हम अपने सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका समर्थन हमारी टीम के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। खैर, तो चलिए इसे खोलते हैं। आज हम सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत की पुरानी एनसीईआरटी के अध्याय 14 पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विषय है दक्कन और दक्षिण भारत 1656 तक। हम देखेंगे कि कैसे मुगलों ने दक्कन की ओर अपना रुख किया और वहां की सल्तनतों के साथ उनकी क्या गतिशीलता रही। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दक्कन हमेशा से उत्तर भारत की शक्तियों के लिए एक पहेली रहा है। तो आज की हमारी खोज का मिशन ये समझना है कि मुगलों ने इस क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार कैसे किया, उन्हें किस तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और इस पूरी प्रक्रिया में दक्कन की अपनी अनूठी संस्कृति कैसे विकसित हुई। ये यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे राज्य निर्माण, क्षेत्रीय स्वायत्ता और कल्चरल सिंथेसिस जैसे विषयों पर सवाल बनते हैं। तो कहानी अकबर के समय से शुरू होती है। उस समय दक्कन की राजनीतिक तस्वीर क्या थी? मतलब बहमनी साम्राज्य तो टूट चुका था। हाँ, वो टूट चुका था और उसकी जगह 5 सल्तनतें ले चुकी थी: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये राज्य आपस में लगातार लड़ते रहते थे। और इसी लड़ाई ने मुगलों को हस्तक्षेप करने का मौका दिया है ना? बिल्कुल। मुगलों के लिए दक्कन का रणनीतिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा था। देखिए, गुजरात और मालवा पर उनका नियंत्रण हो चुका था, तो दक्कन अगला तार्किक कदम था। ये क्षेत्र अपनी उपजाऊ भूमि और उससे भी ज्यादा जरूरी अपने महत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए जाना जाता था, जो विदेशी व्यापार के बड़े केंद्र थे। तो अकबर की नीति सिर्फ साम्राज्य का विस्तार करना नहीं थी, बल्कि इन संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना भी थी। हाँ बिल्कुल, यही उनका असली मकसद था। तो अकबर ने सीधे आक्रमण शुरू कर दिए। मैंने पढ़ा है कि उसने बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन अहमदनगर की विजय आसान नहीं थी, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, आसान नहीं थी। अहमदनगर ने कड़ा प्रतिरोध किया। इन शुरुआती अभियानों ने दक्कन में मुगल उपस्थिति की नींव तो रखी, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि ये क्षेत्र आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ये संघर्ष दशकों तक चलना था और इसने दक्कन की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पे कहानी में एक और बहुत ही दिलचस्प किरदार की एंट्री होती है, मलिक अंबर, एक अबिसिनियाई मतलब इथियोपियाई गुलाम जो अपनी काबिलियत के दम पर अहमदनगर का वास्तविक शासक बन गया। मलिक अंबर दक्कन के इतिहास में एक असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने मुगलों को खासकर जहांगीर के शासनकाल में कड़ी चुनौती दी और उनकी सफलता के पीछे 2 मुख्य कारण थे जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या थे वो कारण? पहला, उनकी सैन्य रणनीति। उन्होंने मराठा सरदारों को अपनी सेना में बड़ी संख्या में भर्ती किया और उनकी बर्गीगिरी मतलब गुरिल्ला युद्ध। हाँ, गुरिल्ला युद्ध, उसका उन्होंने प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। ये मुगल सेना के लिए एक नया और बहुत मुश्किल अनुभव था, क्योंकि वो आमने सामने की लड़ाई के आदी थे। और दूसरा कारण? दूसरा, उनके प्रशासनिक सुधार। उन्होंने एक व्यवस्थित भू राजस्व प्रणाली लागू की जो बहुत सफल रही। इस प्रणाली ने राज्य की आय बढ़ाई और साथ ही किसानों को भी राहत दी। तो मतलब मलिक अंबर के कारण जहांगीर के समय में मुगलों को दक्कन में ज्यादा सफलता नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली। मलिक अंबर की वजह से मुगलों की कई कोशिशें नाकाम हुई। आप सोचिए, उन्होंने दक्कन में मुगल विस्तार को लगभग 3 दशकों तक रोके रखा। ये दिखाता है कि स्थानीय नेतृत्व और नवीन रणनीतियां एक बड़ी शाही शक्ति को भी कैसे चुनौती दे सकती हैं। लेकिन शाहजहां के समय में स्थिति बदल गई। मलिक अंबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर कमजोर हो गया और अंततः 1633 में उसका मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद शाहजहां ने अपना ध्यान बीजापुर और गोलकुंडा पर लगाया। उसने उन पर जबरदस्त दबाव डाला और 1636 में इन दोनों सल्तनतों के साथ एक संधि हुई। संधि मतलब लड़ाई नहीं हुई? लड़ाई की नौबत नहीं आई। उन्होंने मुगल बादशाह को अपना अधिपति मान लिया
वार्षिक कर देना स्वीकार किया और बादशाह के नाम का खुतबा पढ़वाने पर सहमत हुए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये पूर्ण विलय नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। शाहजहां ने इन राज्यों को आंतरिक रूप से स्वायत्त रहने दिया और ये मुगल नीति में एक रणनीतिक बदलाव था। सीधे शासन करने के बजाय सहायक राज्यों के माध्यम से प्रभाव बनाए रखना, ये एक तरह से इनडायरेक्ट रूल था। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब इतनी राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद ये दौर दक्कन में एक अनूठी और जीवंत संस्कृति के विकास का भी था। निश्चित रूप से वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य, हर चीज में अद्भुत विकास हुआ। तो ये एक तरह का कल्चरल सिंथेसिस था। बिल्कुल, ये सांस्कृतिक संश्लेषण का एक बेहतरीन उदाहरण है। दक्कनी सल्तनतें उत्तर भारतीय, ईरानी और स्थानीय दक्षिण भारतीय परंपराओं का संगम का केंद्र थी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। हाँ, जगत गुरु और अबला बाबा के नाम से मशहूर। सही। उन्हें उनकी उदारता और ज्ञान के कारण ये उपाधियां मिली थीं। उन्होंने संगीत पर किताब नौरस नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न भारतीय रागों में सेट किया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो अपने गीतों में हिंदू देवी देवताओं जैसे सरस्वती का भी आह्वान करते थे। एक मुस्लिम सुल्तान और देवी सरस्वती का आह्वान, ये तो उस दौर की सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनोखी मिसाल है। बिल्कुल। और यही नहीं, उन्होंने पंढरपुर में विठोबा के मंदिर को भी अनुदान दिया, जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। ये उस दौर की भावना को दिखाता है जो यूपीएससी मेंस के उत्तरों में बहुत मूल्य जोड़ सकती है। तो कुल मिलाकर 1656 तक दक्कन में मुगल विस्तार एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। ये सिर्फ सैन्य विजय की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मलिक अंबर जैसे शक्तिशाली स्थानीय प्रतिरोध की कहानी है और एक अनूठी मिश्रित संस्कृति के विकास की भी कहानी है। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, क्या दक्कन में शाहजहां द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था ने अनजाने में औरंगजेब और मराठों के बीच एक बड़े और विनाशकारी संघर्ष की नींव रखी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। शाहजहां की नीति ने अस्थायी शांति तो दी, लेकिन इसने मराठों को दक्कनी राज्यों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरने का मौका भी दिया। वो खालीपन जो पैदा हुआ, उसे मराठों ने भरना शुरू कर दिया और इसी का सामना बाद में औरंगजेब को करना पड़ा। एक बेहतरीन बिंदु। आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले हम एक बार फिर आपसे सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करने और यदि संभव हो तो हमारी मेंबरशिप में शामिल होने का अनुरोध करते हैं। आपका समर्थन हमें आगे भी ऐसा ज्ञानवर्धक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.